स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या होता है, इसको समझने के पहले हम ये देखें कि एक अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान के लिए जब आंकड़ों का संग्रहण करता है, उनकी एडिटिंग करता है, उसके बाद उनको वो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने अनुसंधान के अकॉर्डिंग, जिस आधार पर उसे अनुसंधान करना है उसके अकॉर्डिंग उन्हें उन समंकों को व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है। तो क्योंकि संग्रहित जो समंक होते हैं वो कभी कभी बहुत जटिल और अव्यवस्थित होते हैं, और एक तरह से हम उसे कहें तो वो अंकों के ढेर की तरह होते हैं, जिनको सरलता से समझने के लिए या उनका उचित परिणाम ज्ञात करने के लिए उन्हें व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है। तो संग्रहित समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण में समंकों को किसी गुण एवं विशेषता के आधार पर पृथक पृथक सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है। तो हम जो समंक हमने एकत्रित किए हैं उनको व्यवस्थित करने की, उनको सरल करने की और समुचित परिणाम ज्ञात करने की दिशा में अगर हम जाते हैं तो हमें समंकों का वर्गीकरण करना अनिवार्य है। इस तरह से जो वर्गीकरण की एक प्रक्रिया है वो वास्तव में तथ्यों को समानता और सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमानुसार करने की एक क्रिया होती है, और इसी क्रिया को हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। वर्गीकरण जैसे भी अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग वह उनका वर्गीकरण कर सकता है। प्रमुख रूप में वर्गीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जैसे तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। हम पढ़ चुके हैं कि समंकों की जटिलता को दूर करके तथ्यों को सरल व संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए तथा उनसे निष्कर्ष ज्ञात करने में वर्गीकरण सहायक होता है। इसी तरह समानता तथा असमानता को स्पष्ट करने के लिए देखो, एक ही गुण वाले समंक एक साथ रखे जाते हैं, जैसे उत्तीर्ण के साथ उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, साक्षर, निरक्षर, विवाहित, अविवाहित। तो एक वर्ग के आंकड़ों को एक वर्ग में जो हम स्पष्ट करते हैं वही क्लासिफिकेशन में आता है। फिर है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। जब तथ्यों को समान व असमान भागों में बांटकर उन्हें वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में तथ्य अधिक तुलनात्मक और अध्ययन में अधिक सहायक हो जाते हैं। वैज्ञानिक और बोधगम्य ढंग से व्यवस्थित करना, टू मेक डेटा साइंटिफिक एंड अंडरस्टैंडेबल। देखो, क्लासिफिकेशन की सहायता से तथ्यों को नियमित और साइंटिफिक और अंडरस्टैंडेबल तरीके से उनको प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि वो समझने में अधिक सरल हो सके। इसी तरीके से वर्गीकरण की सहायता से बिखरे हुए एवं विस्तृत समंकों को संक्षिप्त रूप में बना लिया जाता है, जिससे उनका गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन संभव हो पाता है। वर्गीकरण की सहायता से ही समान समंक एक स्थान पर आ जाते हैं और असमान दूसरे स्थान पर। इसी के अलावा हम वर्गीकरण की सहायता से सारणीयन तथा भावी विश्लेषण की क्रियाओं को करने का आधार प्रस्तुत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ उद्देश्य हैं क्लासिफिकेशन के जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए कलेक्शन और एडिटिंग के बाद क्लासिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ होता है अपने समंकों को व्यवस्थित करने के लिए। अब हम देखेंगे आदर्श वर्गीकरण की समस्याएं, विशेषताएं, कि जो आइडियल कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं क्लासिफिकेशन के वो क्या क्या हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे विशालता तथा व्यापकता।
देखो, वर्गीकरण जो आप कर रहे हैं तो वो एक तरीके से उनमें इस तरह का एक समावेश होना चाहिए कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित की जा सके। फिर इसी तरीके से वर्गीकरण अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, लेकिन निश्चित भी होना चाहिए। कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाए, इस तरह से एक डाउट नहीं रहना चाहिए। स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यह एक ही बार निश्चित कर लेना चाहिए कि अंक समूह में कितने वर्ग होंगे तथा प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से पद सम्मिलित किए जाएंगे। यह निश्चित कर लेने के बाद इसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर बार बार परिवर्तन करेंगे तो समय और श्रम दोनों ही व्यर्थ होंगे। इसी तरीके से यह लोचशीलता इसमें होनी चाहिए। वर्गीकरण इस प्रकार का भी होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब उसका हम अपनी अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसमें परिवर्तन कर सके। इसी तरीके से वर्गीकरण जो है वो उसमें सजातीयता होनी चाहिए, अर्थात जिस गुण के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं वर्ग की सभी इकाइयों में उस गुण का होना अथवा न होना अति आवश्यक होता है। वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल भी होना चाहिए। यदि श्रमिकों का आर्थिक स्तर पर अध्ययन करना है तो आय के अनुसार वर्ग बनाने चाहिए। इसी तरीके से इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसमें गणितीय शुद्धता जो कि सबसे ज़रूरी है। अगर हम परिणामों की स्पष्टता को देखना चाहते हैं तो विभिन्न वर्गों के मदों का योग यूनिवर्स की सभी इकाइयों की कुल संख्या के बराबर होना चाहिए। तो देखो, वर्गीकरण के कुछ उद्देश्य हैं, इसी तरीके से उसके आदर्श वर्गीकरण की कुछ विशेषताएं हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो हम क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं इसमें नॉर्मली हमने सांख्यिकीय तथ्यों को अगर देखें तो उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो वर्णनात्मक डेस्क्रिप्टिव और दूसरा संख्यात्मक न्यूमेरिकल। जो वर्णनात्मक तथ्य होते हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते, उनको मालूम करने के लिए किसी गुण का होना अथवा न होना हम देखते हैं। जैसे एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, गुण की बात कर रहे हैं, जैसे कोई बुद्धिमान है, सुंदर है, सामाजिक दशा कैसी है, बेरोजगारी है, वैवाहिक स्थिति क्या है, ये सब हमारे वर्णनात्मक तथ्य में आते हैं जिनका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं होता। जबकि हम संख्यात्मक तथ्य में ऐसे तथ्यों को शामिल करते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि इसका भार कितना है, आयु कितनी है, लंबाई कितनी है, किलोग्राम, सेंटीमीटर, लीटर, टन, मन, जो भी है हम उसे मेजरमेंट उसका कर सकते हैं। तो ये संख्यात्मक जो तथ्य हैं, ऐसे तथ्यों को हम चर मूल्य भी कहते हैं। तो हम इस आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसके जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम इसके दो भाग कर सकते हैं, जैसे गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा संख्यात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुण जो होते हैं, उनको हम व्याख्या कर सकते हैं लेकिन उसका मापन नहीं कर सकते। तो गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण इकाइयों के गुणों के आधार पर किया जाता है और इन इकाइयों को जिनमें गुण विद्यमान होते हैं एक वर्ग में और इन इकाइयों को जिसमें गुण विद्यमान नहीं होते उनको दूसरे वर्ग में रखा जाता है। गुण जैसे भी हमने डिस्कस किए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति, धर्म, सुंदरता, बुद्धिमान, ये सब गुण में आते हैं। तो गुणात्मक वर्गीकरण फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, साधारण वर्गीकरण और दूसरा बहुगुणी वर्गीकरण। तो जैसी भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उन्हें विभाजित कर सकते हैं। जो संख्यात्मक वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स, उसके अंतर्गत हम कई सारी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण वर्गांतरों के अनुसार समंकों के विस्तार के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो संख्यात्मक वर्गीकरण जो होता है केवल उन्हीं दिशाओं में संभव है जहाँ पर तथ्यों को संख्याओं में वर्णित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम दें कि हम किसी महाविद्यालय में किसी कक्षा के मान लो 100 विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी आय, उनके पिता की आय, उनका वज़न, उनकी आयु, उनके प्राप्तांक, उनकी ऊंचाई, उनके
जो भी उनसे संबंधित सूचनाएं उनको हम प्राप्तांकों में अगर हम स्पष्ट कर सकते हैं या उन्हें हम अलग अलग आवश्यकता के अनुसार उनके 10-10 के या 5-5 के वर्ग बना करके, जैसे भी हमारे पास आंकड़े हैं, यदि हम उनको एक निश्चित वर्ग में ले सकते हैं तो ये संख्यात्मक वर्गीकरण में आता है। तो संख्यात्मक वर्गीकरण को समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि संख्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार ही एक अनुसंधानकर्ता अपने द्वारा ज्ञात जो समंक हैं उसके आधार पर अपने परिणाम तक पहुंचता है। धन्यवाद।